नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आपका स्वागत है। हम एक दार्शनिकों की परंपरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन चिंतकों के विचारों को आत्मसात करने की, समझने की सफल कोशिश कर रहे हैं और उस क्रम में ही हम लोग प्लेटो को देख रहे थे। और पिछली कक्षा में हमने प्लेटो के संबंध में मूलभूत जानकारी जुटाने का प्रयास किया। आज और विस्तार से हम प्लेटो के सिद्धांतों को देखने की कोशिश करते हैं। प्लेटो पाश्चात्य जगत के दार्शनिक, पाश्चात्य जगत के महान दार्शनिक, जगत के दार्शनिक। और प्लेटो कौन थे मित्रों? सुकरात के शिष्य, सुकरात के शिष्य, इनके शिष्य थे सुकरात के। अब बहुत ही वैभवशाली, सौंदर्य के प्रतिमान, प्रखर बुद्धि वाले प्लेटो। और हमने देखा था प्लेटो ने कहा था, कल ही देखा था संक्षिप्त में, क्या देखा था कि न्याय सिद्धांत की अवधारणा दी थी प्लेटो ने। प्लेटो ने यह कहा कि न्याय व्यक्ति का बाह्य गुण नहीं है, बल्कि कैसा गुण है मित्रों? बताओ ना, कैसा गुण है? आंतरिक गुण है। तो प्लेटो ने कहा कि न्याय संबंधी जो अवधारणा है, न्याय व्यक्ति का बाह्य गुण नहीं है, वहा गुण नहीं है, वहा गुण नहीं है, बल्कि कैसा गुण है बेटा? ये आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण है न्याय। और ये न्याय आत्मा का अभिन्न अंग है, आत्मा का अभिन्न अंग है। और वो कहते हैं न्याय में कानून से ज्यादा क्या होना चाहिए? नैतिकता की अच्छाई होनी चाहिए। और न्याय क्या है? बोला नैतिकता की अच्छाई। कल प्लेटो बोल रहे थे, हमने कल प्लेटो से बात की थी, नैतिकता की अच्छाई। प्लेटो ने कहा कि हर व्यक्ति को प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुसार, प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुसार उसे अपना कार्य निष्पादन करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ताकि उसकी उत्पादकता बढ़ सके। और कल अपन ने देखा ऐसे लोग जिनमें लालसा ज्यादा होती है, उनको उत्पादक वर्ग में शामिल होना चाहिए, होना चाहिए। लालसा है, पैदा करने की ज्यादा इच्छा है। बोले रिलायंस जियो, रिलायंस प्रेस, सब चीज बेच रहा है रिलायंस भैया, जोमेटो, और कौन होता है? स्विगी। आजकल खा ही नहीं रहे हैं जोमेटो स्विगी, कोरोना वायरस का वो चल रहा है। तो अब आजकल सैनिटाइजर, मास्क, तरह तरह के डिजाइनर मास्क। उत्पादक वर्ग, लालसा है ना पैदा करने की। कुछ लोग लॉकडाउन में सो रहे हैं, कई लोग फोन आते हैं बच्चों के, सर क्या करें, हमारा वजन बढ़ गया है, VNCC यानी वेट लॉस भी नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ लो ना भाई। और ऐसे में उत्पादक वर्ग क्या कर रहा है? मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और सब्जियां पैक कर करके, सैनिटाइज करके घरों तक पहुंचा रहा है, होम डिलीवरी कर रहा है। कई महिलाएं घर पे मास्क बना रही हैं। मतलब अवसर देखना। उत्पादक वर्ग के अंदर क्या है? लालसा है, पैदा करने की भूख है, एपिटाइट है। तो ऐसे वर्ग को क्या होना चाहिए बेटा? उत्पादक वर्ग होना चाहिए। और जिनके अंदर साहस होता है, साहस होता है, स्पिरिट होती है, उन्हें सैनिक वर्ग में शामिल किया गया मित्रों, सैनिक होना चाहिए उन्हें। और जिनके अंदर बुद्धि होती है, लाइक मी, आप सब लोग, ऐसा नहीं है, जिनके अंदर बुद्धि होती है, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो बुद्धिमान जो वर्ग होता है, जिनके अंदर बुद्धि व तर्क होता है मित्रों, उन्हें कौन सा होना चाहिए? बोले उन्हें शासक वर्ग होना चाहिए। और मनुष्य को, प्लेटो यही कहते थे, मनुष्य को प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए, प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुसार कार्य, नेचर और टेंडेंसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग होते हैं, दोनों को मिला के मित्रों, पैकेट बना लो, इन दोनों को ही समाज का संरक्षक वर्ग कहते हैं। कैसा वर्ग कहते हैं लाला? संरक्षक वर्ग कहते हैं। बोलो ना, कैसा वर्ग करते हैं लाली? बताओ ना, कैसा बेटा, कैसा? संरक्षक वर्ग। इन दोनों को ही समाज का संरक्षक वर्ग कहते हैं, संरक्षक वर्ग कहते हैं। ये समाज का संरक्षण करते हैं। उत्पादकों का भी संरक्षण कौन करेगा? सैनिक। आज देखिए हम लोग यहाँ शांत बैठे हुए हैं, अगर ये सैनिक वर्ग नहीं होता तो चाइना कहाँ तक आ जाता? भंवरकुआ चौराहे तक आ जाता इंदौर में। और ग्वालियर में कहाँ तक आ जाता? बोले फूलबाग पे। कहाँ? गोला का मंदिर पे खड़ा है कौन? चाइना। और बेच रहा है क्या? चाइनीज मोमो, समोसा इज रिप्लेस बाई मोमोस।
लेकिन कौन रोके हुए बेटा? सैनिक। शहादत हो गई है, 20 लोगों की शहादत, बड़ा दुख का विषय है। सीमा पार, सीमा संबंधी विवाद, उसको हैंडल कौन कर रहा है? आदरणीय अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। इस शासक वर्ग बुद्धि और तर्क के माध्यम से, युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जाते, युद्ध रणनीति से भी जीते जाते, स्ट्रेटेजी से भी जीते जाते हैं। तो आपके जीवन में भी पीएससी की परीक्षा पास करना एक युद्ध है, उसको लेवर करें लेकिन उचित रणनीति के साथ, ताकि आपकी उत्पादकता बढ़ जाए। जिस व्यक्ति का जिस कार्य में मन लगता है उसको वही कार्य करना चाहिए। एक नई अवधारणा प्लेटो ने दी। प्लेटो ने कहा बेटा कि जो सैनिक है, समझिए बात को, सैनिक है, सैनिक कहाँ रहता है? बोलो ना, सैनिक कहाँ रहता है? बोलो। प्लेटो ने कहा, क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि जो सैनिक है वो सीमा पर रहता है, शासक है वो काम में लगा रहता है, प्रशासक वर्ग है। तो इन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सैनिक व प्रशासक वर्ग को चिंताएं कम हो ही ना। और चिंताएं व्यक्ति की कौन सी होती हैं? चिंताएं पारिवारिक चिंताएं, घर का मोह। बोले क्या? बोले उनका फोन नहीं आया, टेंशन में है, व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं आ रहा है, फोन ऑन ही नहीं करें, नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्विच्ड ऑफ, घूम रहे हैं आप। अब आप सैनिक हैं, घर पे बार बार फोन लगा रहे हैं, पत्नी के प्रति मोह है, बच्चों के प्रति मोह है, घर पर सिलेंडर खत्म हो गया है, तो क्या बताओ, क्या ये लोग ठीक से काम कर पाएंगे क्या? तो प्लेटो ने एक सुझाव दिया, एक व्यवस्था दी, जिस व्यवस्था को हम बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद। और साम्यवाद में यह कहा गया, साम्यवाद में यह कहा गया, राजनीतिक सत्ता व आर्थिक प्रलोभनों से दूर रहना। इसमें पहली बात तो राजनीतिक सत्ता व आर्थिक प्रलोभनों से दूर रहना, कि तुम्हारे खाते में हम 2 लाख डाल देंगे, तुम्हारे खाते में हम 4 लाख डाल देंगे, तुम्हारे खाते में ये काम कर दो, ये फाइल निपटा दो, तुम्हारा स्विस बैंक अकाउंट में इतना पैसा पहुंच जाएगा, 300 करोड़। आईएनएक्स मीडिया घोटाला, सीबीआई लगी है बेचारी, ईडी लगी है, काय के लिए? केवल इस बात के लिए कि घोटाला नहीं करें, बताओ। और रात को 11 बजे फिर सीबीआई कूदेगी, दीवार फांदेगी, पकड़ेगी किसको? आदरणीय चिदंबरम साहब। नहीं तो क्या करना चाहिए? वो साम्यवाद क्या कहता है? नहीं, निजी ये नहीं होना चाहिए, आर्थिक प्रलोभन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक सत्ता नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शासक व सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत व पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रखना। शासक व सैनिक वर्ग को कौन सी चिंताएं बेटा? व्यक्तिगत व पारिवारिक चिंताओं से दूर रखना। बोले पर्सनल कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए इनके जीवन में। किसके जीवन में? बोले सैनिक वर्ग के और शासक वर्ग के जीवन में। इसलिए सब कुछ शासन का, सब कुछ सरकार का, सरकार आपकी आवश्यकता अनुसार सारी व्यवस्था ऑलरेडी कर देगी, आपकी कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं है। मोह सकल व्याधि न करे मूला, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। मोह करोगे तो क्या होगा? व्याधियां होंगी। और अगर किसी के प्रेम पास में पड़ गए तब और दिक्कत होगा शासक और सैनिक वर्ग को। नहीं, प्रेम पास में पड़ गए तो फिर कई मुद्दे उलझ जाएंगे लाला, और जो मुद्दा पहले ही सुलझ जाता वो मुद्दा फिर 370 खत्म होने के बाद वर्तमान में सुलझेगा। प्रेम पास में फंस गए तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। कश्मीर का मुद्दा अगर प्रेम संबंधी प्रकरण नहीं होते तो मुझे लगता है 370 की जरूरत नहीं पड़ती, आज खत्म हो गया। अब हो पाया ना 2019 में, 20 में।
बात स्पष्ट है या नहीं? मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये साम्यवाद की अवधारणा है। प्लेटो कहते हैं कि शासक व सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत व पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रखना चाहिए, तो ये उत्कृष्ट कार्य कर पाएंगे, इनकी उत्पादकता बढ़ पाएगी। ये प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत है। कुछ विशेषता है न्याय संबंधी सिद्धांत की, उनको अपन जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगा लो, प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं मित्रों। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। पहले प्लेटो ने कहा कि न्याय क्या है बेटा? न्याय आत्मा की आवाज है। पहली विशेषता, बोले न्याय क्या है? न्याय आत्मा की आवाज है, आंतरिक अनुभूति है, आंतरिक अनुभूति है न्याय। पहली बात यही है, आंतरिक अनुभूति है, आत्मा की आवाज है और आंतरिक अनुभूति है न्याय। और उन्होंने कहा था कि न्याय की स्थापना कौन कर सकता है? बोले दार्शनिक शासक ही न्याय की स्थापना कर सकता है। दूसरी बात क्या की उन्होंने? कि दार्शनिक शासक ही, फिलोसफर होना चाहिए शासक को, दार्शनिक शासक ही न्याय की स्थापना कर सकता है। न्याय की स्थापना कर सकता है। बोले जो फिलोसफर, जो आपका शासक होगा, वही न्याय की स्थापना कर सकता है। बोले दार्शनिक शासक को ऐसे नहीं कि मित्रों, मैं किसी की नाम नहीं लूंगा, दर्शन ये नहीं है। दर्शन ये नहीं है कि केवल बातें करना, महसूस करना, जनता की नब्ज को समझना, वो न्याय की स्थापना कर सकता है। और न्याय की स्थापना क्या है? आत्मा की आवाज है। तीसरी बात कहते हैं कि न्याय केवल व्यक्तिगत नहीं होगा, अपितु तो सामाजिक न्याय भी हो। न्याय कैसा हो बेटा? व्यक्तिगत के साथ साथ, व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक न्याय भी हो, सोशल जस्टिस भी हो। और सामाजिक न्याय हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है और प्रस्तावना में भी है। बोले वैषम्य का निराकरण, विषमता नहीं हो। तुलसी भी यही कहते हैं, नहीं को दरिद्र दुखी न दीना, नहीं को अवध न लक्षण हीना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। मित्रों, इस तरह की संकल्पना होनी चाहिए, इस तरह की संकल्पना होनी चाहिए। बोलो, बोल दो। ये न्याय सिद्धांत है, व्यक्तिगत के साथ साथ सोशल जस्टिस, ये न्याय सिद्धांत की विशेषता है। दूसरा क्या है कि राज्य में व्यक्ति की उन्नति है। ऐसा नहीं कि राज्य से अलग हटके व्यक्ति की उन्नति है, राज्य के अंदर रहकर व्यक्ति उन्नति करे। कई लोग अपने बच्चे होते हैं ना कॉन्वेंट स्कूल पर, पापा बोले बेटा इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री, आई कैन नॉट लिव हियर। कहां जाओगे? बोले अमेरिका, न्यूयॉर्क। कोरोना फैल गया तो अब प्रधानमंत्री को वीडियो बना के भेज रहे हैं, हे प्रधानमंत्री हमको बुला लो। तो राज्य के अंदर रहो ना, राज्य के अंदर रह के व्यक्ति उन्नति कर सकता है। राज्य के अंदर रहकर व्यक्ति उन्नति कर सकता है। राज्य के अंदर रहकर व्यक्ति उन्नति कर सकता है। लालसा, साहस और बुद्धि के आधार पर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति एक कार्य। और क्या न्याय की अवधारणा? न्याय कब प्राप्त हो पाएगा? बोले एक व्यक्ति एक कार्य। और क्या विशेषता है मित्रों इसकी? बोले एक व्यक्ति एक कार्य करेगा तो विशिष्टीकरण भी होगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी।
एक व्यक्ति एक कार्य, इससे क्या होगा? बोले उत्पादकता बढ़ेगी, और जो मन में होगा वही काम तो करेगा, और इससे क्या होगा? विशिष्टीकरण भी होगा। विशिष्टीकरण भी होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और विशिष्टीकरण भी होगा। एक व्यक्ति एक कार्य करेगा तो। और हमने बताया था क्लासिफिकेशन प्रवृत्ति व प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण निर्धारित कैसे होगा? बोले प्रवृत्ति व प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर निर्धारण। आधार पर निर्धारण होगा बेटा, प्रवृत्ति व प्रकृति के आधार पर निर्धारण होगा। और ये कब हो सकता है? बोले और क्या है? और न्याय की क्या विशेषता है? बोले अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। होता क्या है? आंटी वाली भूमिका में नहीं, खिड़की खोल के देख रही, वर्मा जी क्या हो रहा है? शर्मा जी कुछ नहीं हो रहा। वर्मा जी को अपने घर में पता नहीं, लेकिन शर्मा जी घर में ताक झाक कर रहे हैं। अपने प्रशासन में क्या महत्व है कि अपने टेबल पे जो फाइलें रखी हैं उसमें तो मन लगा नहीं रहा है साहब का, दूसरे की देख रहा है। वो देखो मैडम की फाइलें तो निबट रही हैं यार, अभी टेंशन में कैसे आए, और फाइलें भिजवाओ। हस्तक्षेप समझते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप ना करे मित्रों, हस्तक्षेप ना करे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। और बोले क्या? बोले न्याय कैसा होना चाहिए? बोले न्याय में शिक्षा का महत्व भी है, न्याय में शिक्षा भी होनी चाहिए। न्याय में क्या होना चाहिए? बोले शिक्षा, शिक्षा का महत्व है। शिक्षित व्यक्ति ऐसा माना है कि न्याय करेगा। और क्या है? बोले न्याय कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। साथ ही न्याय कैसा होना चाहिए बेटा? नैतिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। कानूनी भले, लेकिन वर्तमान में न्याय क्या हो रहा है बेटा? कानूनी न्याय ज्यादा होता है, नैतिक कम होता है। अगर नैतिक होता तो पी चिदम्बरम साहब को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः स्वीकार कर लेते थे ये हमारा दोष है और सजा हो जाती। लेकिन नहीं, कानूनी है। और कानूनी न्याय पे क्या है कि कबीरदास जी भी क्या कहते हैं कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, तुम कहते उलझावन हारी, क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मैं कहता सुलझावन हारी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। कबीर का चिंतन है, और ये प्लेटो में भी परिलक्षित होता है। कानून में क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, साक्ष्य गवाह, आप देखते हैं। प्लेटो कहते हैं नहीं, न्याय कानूनी तो ठीक है अगर है, लेकिन नैतिक होना चाहिए। और प्लेटो ये भी कहते हैं कि न्याय से एकता स्थापित हो, न्याय से एकता व सामंजस्य स्थापित हो मित्रों, एकता व सामंजस्य स्थापित हो। न्याय से, न्याय से क्या स्थापित हो जाए? एकता व सामंजस्य स्थापित हो, ऐसा न्याय होना चाहिए। ये न्याय की विशेषता है। और वो कहते हैं न्याय आत्मा की आवाज है, आंतरिक अनुभूति है, ये बाह्य वस्तु नहीं है। और इस आधार पर प्लेटो न्याय स्थापित करने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं। कहते हैं न्याय होने से क्या होगा? प्लेटो ने से पूछा लोगों ने कि न्याय स्थापित होने से होगा क्या? बोले न्याय स्थापित होने से आदर्श राज्य स्थापित होगा। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें आदर्श राज्य की परिकल्पना दी है। जैसे तुलसीदास जी ने कौन से राज्य की परिकल्पना दी? नहीं बोलोगे? राम राज्य की परिकल्पना, दैहिक दैविक भौतिक
तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ऐसे ही प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। बोले आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, कई आलोचक, कई विद्वान उस राज्य को एक कल्पना भी बोलते हैं कि कल्पना है, कपोल है, इस तरह की वास्तविकता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्लेटो ने कहा नहीं, पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है, और आदर्श राज्य बताया। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा, हेडिंग लगाइए, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा, हेडिंग लगा देते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा। प्लेटो की आदर्श राज्य बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आ भी सकता है। प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा। आदर्श राज्य की, आइडियल स्टेट। और प्लेटो की क्या था, उस समय एथेंस में अराजकता व्याप्त थी, असंतोष व्याप्त था, अव्यवस्था व्याप्त थी। एथेंस में थे ये लोग। प्लेटो के समय एथेंस की स्थितियां की थी। वर्तमान जो स्थितियां होंगी, चिंतक क्या करता है, समाज सुधारक क्या करता है, वर्तमान विसंगतियों को उजागर करता है और उनको हल करने की दिशा में एक नवीन और मौलिक चिंतन प्रदान करता है। यही तो करता है। एथेंस में उस समय क्या था, बोले अव्यवस्था थी बहुत ज्यादा। बोले क्या था, बोले असंतोष भड़का हुआ था। एथेंस में असंतोष था, अव्यवस्था थी, असंतोष था, अराजकता व्याप्त थी, अराजकता व्याप्त थी एथेंस में, व्याप्त थी। ऐसे समय में आदरणीय प्लेटो ने एक क्या दिया, बोले आदर्श राज्य की संकल्पना दी। और प्लेटो ने द रिपब्लिक में, द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की मित्रों, द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत। आदर्श राज्य मतलब जहां कुछ भी ऊंच नीच नहीं हो, विषमता नहीं हो, सब लोग सुखी हो। जस्ट लगभग जो तुलसीदास का राम राज्य था, और इसको कई लोगों ने कहा ये कल्पनाशीलता मात्र है, यथार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। पहले बाद में देखेंगे ये परिवर्तित होगा या नहीं होगा, ये विवाद का विषय, आलोचकों के अपने अपने मत है। किंतु हम ये देखने की कोशिश करें कि आदर्श राज्य की अवधारणा में प्लेटो ने क्या कहने का प्रयास किया। प्लेटो ने पहली बात जो मित्रों कही, अत्यंत अच्छी बात थी। क्या कही कि जो आपका प्रशासक है वो दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक जो प्रशासक होता है वो विभिन्न विभिन्न अनुभूतियों से गुजर चुका होता है, तो उस समस्या की जड़ तक जाके उसके समाधान खोजने का प्रयास करता है। पहली बात क्या कही, आदर्श राज्य की पहली बात क्या कही मित्रों, आदर्श राज्य की प्रमुख बात है। पहली बात क्या कही, बोले प्रशासक शासक दार्शनिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया, दार्शनिक होना चाहिए। बोले दार्शनिक शासक से होगा क्या, बोले दार्शनिक शासन करेगा क्या। बोले दार्शनिक व्यक्ति क्या करता है, बोले जानना जिसका आगे पीछे कोई नहीं है वो क्या करेगा, किसके लिए कल्याण करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब दार्शनिक, हमेशा चिंतन में, बच्चों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए चिंतन। बोले जो दार्शनिक शासक होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो पहली बात जनता के हित को सर्वोपरि मानेगा। जनता के हित को ऊपर लिख लेते हैं। दार्शनिक शासक की खास बात क्या होगी बेटा, दार्शनिक शासक की खास बात यही होगी मित्रों कि पहली बार क्या करेगा दार्शनिक शासक, दार्शनिक शासक
पहला, जनता को सर्वोपरि माना गया। और जो व्यक्ति जनता को सर्वोपरि माने वो गलत निर्णय कर ही नहीं सकता। सारे निर्णय जनता के हित के लिए करेगा। ये शासक दार्शनिक के लिए हो सकती है जिसमें निर्णय करने की क्षमता विद्यमान हो। दूसरी बात क्या हो, ऐसा शासक, ये दार्शनिक शासक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जिसमें निर्णय करने की क्षमता विद्यमान, निर्णय करने की क्षमता विद्यमान हो, जिसके अंदर जो निर्णय कर पाए, जिसमें लोभ, तृष्णा व विलास की प्रवृत्ति ना हो। जिसमें क्या होगा बेटा, लोभ नहीं होगा। अगर लालच आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तृष्णा का मतलब अतृप्त इच्छा। तृष्णा का तात्पर्य क्या होगा मित्रों, अतृप्त इच्छा। और अतृप्त इच्छा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बोले तृष्णा बोलेंगे। जो इच्छा कभी तृप्त ना हो और विलास की प्रवृत्ति नहीं हो। विलास ही नहीं होना चाहिए। जैसे मुगल होते थे, बोले एक हरम में कितनी रानियां होती थी, बोले 100 विलास की प्रवृत्ति, 200 रानियां। अब 200 रानियां केवल स्टेटस सिंबल है, सबके साथ तो नहीं रह सकते ना। कई बार तो जो कवि होते हैं वो भी दार्शनिक ही होते हैं। तो इस तरह की जो विलास में अकंठ डूबे हुए शासक होते हैं उनको मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। कौन, बोले कवि लोग। बोले क्या करते हैं कवि लोग, कहा भी नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल। बोले इस समय कुछ नहीं है, ना तो पराग है ना मधु, ना तो भंवरा तब बैठता है जब वो कली खिल रही होती है, उसमें पराग के कण होते हैं, भंवरा उसका क्या करता है, रसपान करता है। मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी है। कामी नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, और तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, स्त्री प्रिय होती है। लोभी व्यक्ति को दाम प्रिय होता है, पैसा आने दो, पैसा। अदनान सामी का गाना भी है, एक याद ही आ गया है, मैं बोल ही देता हूं। पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों तू मरती है। कामी नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, और जिनके अंदर विलास की प्रवृत्ति है वो आकंठ डूबे होते हैं, स्त्रियों के साहचर्य में डूबे होते हैं, मदिरा पान कर रहे होते हैं, उनको राजकाज से कोई दिक्कत नहीं हो। जब दार्शनिक शासक होता है तो बोले कलाम साहब IIM में उद्बोधन देते हुए अपने प्राणों का अंत कर देते हैं। अंतिम समय तक जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। तो क्या कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। हे शासक, अब इस समय जब पराग नहीं है, मधुर मधु भंवरा क्यों उसमें बैठा हुआ है, ना कोई विकास हो रहा। बोले अली कली ही 100 विधो, आगे कौन हवाल। बोले एक रानी के साथ ही तुम विधे हुए हो, 10 महीने हो गए, आगे क्या करोगे। कई लोग होते हैं ना कि प्रीलिम्स देना है, अब विध गए भंवरपुआ चौराहे पे, अली कली में ही विध गए, बार बार इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं, आ नहीं रहे वो, आ नहीं रहे वो, मिस कॉल नहीं आ रहा, तो क्या विकास होगा, नहीं होगा। और इस तरह की बातें किसके अंदर नहीं होंगी, बोले शासक वर्ग के अंदर नहीं होंगी। तो जिसमें लोभ तृष्णा व विलास की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। चौथी बात क्या है कि दार्शनिक शासक में शासन करने की पूर्ण शक्ति हो, शासन करने की पूर्ण शक्ति विद्यमान हो। शासन करने की पूर्ण शक्ति विद्यमान हो, उसको अपन बोलेंगे दार्शनिक शासक। जिसके अंदर पूरी क्षमता हो शासन करने की। क्या करने की, बोले शासन करने की। क्या विद्यमान हो, बोले पूर्ण शक्ति विद्यमान हो। तो ये दार्शनिक शासक में ये 4 गुण होते हैं मित्रों। और ये कहते हैं जब इस तरह का शासक होगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा।
और वो कहते हैं कि दार्शनिक शासन की जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीमित शक्ति होनी चाहिए। दार्शनिक शासक की शक्तियां असीमित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दार्शनिक शासक की शक्तियां असीमित नहीं होना चाहिए। असीमित नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और वो भी किसमें बना होना चाहिए? जब उसकी शक्तियां असीमित नहीं होनी चाहिए, वो भी संविधान के बंधन में बंधा हो। संविधान के बंधन में बंधा हो तब होगा ना। अगर कोई डिक्टेटर से तानाशाह होगा तो संविधान के बंधन में बंधा हो। और संविधान के बंधन में साथ साथ क्या होता है कि कई बार लोगों को क्या होना चाहिए? जनता के बीच में जाके, सामान्य रहवासियों के बीच में जाके भोजन करना चाहिए, सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जनता से उसकी दूरी नहीं रहे। जनता से क्या रहे? जनता अपनी बात निर्भीकता के साथ किससे शेयर कर पाए? बोले शासक वर्ग के साथ शेयर कर पाए, सामान्य जीवन जिए, सामान्य रहवासियों के मध्य रहे। प्लेटो कहते हैं बेटा, सामान्य रहवासियों के मध्य रहे, वह सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करे। सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करे तो विशिष्टता का गुण नहीं आएगा दार्शनिक शासक को। आपने क्या होता है? एकदम Z+ सिक्योरिटी, VVIP। अकबर क्या कहता है कि मनुष्य कितना ही बड़ा शासक हो जाए, हमेशा उसे सामान्य जीवन जीने के लिए एक मन तो उसका करता है। एक मन उसका हमेशा सामान्य जीवन जीने के लिए प्रयास करता है। बोले क्या होता है? कौन सा मन होता है? कौन सा मन होता है? अकबर कहते हैं, फतेहपुर सीकरी जब जाते थे तो अकबर लिखते हैं कि मनुष्य कितना भी महान और बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी भी छाती में कोमल और भावुक हृदय धड़कता है, उसे भी सांसारिक यातनाएं और मानवीय वासनाएं सताती हैं। मित्रों, मनुष्य कितना भी महान और बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी महान और बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी भी छाती में कोमल और भावुक हृदय धड़कता है, उसे भी सांसारिक यातनाएं और मानवीय वासनाएं सताती हैं, उसे भी संसार के सामान्य लोगों की तरह रहना चाहिए। इस शासक वर्ग की क्या है? क्वालिटी है। कब? जब वो दार्शनिक शासक होगा, फिलोसफर एडमिनिस्ट्रेटर होगा। प्लेटो के और आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए? प्लेटो के आदर्श राज्य में दूसरी बात होना चाहिए, न्याय। न्याय, और न्याय वही आत्मा का अभिन्न अंग, जो हम डिटेल पढ़े हैं, आत्मा का अभिन्न अंग। न्याय कैसा होना चाहिए मित्रों? आत्मा का अभिन्न अंग हो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोल। नैतिक हो न्याय, नैतिक हो, नैतिक हो, जिसमें नैतिकता का अंग ज्यादा हो। और न्याय कैसा होना चाहिए? बोले वही न्याय की विशेषताएं, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों, सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों होना चाहिए मित्रों। और क्या होना चाहिए इसमें? अहस्तक्षेप होना चाहिए, अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप होना चाहिए, अहस्तक्षेप होना चाहिए। दोनों ही तरह से हो। और प्लेटो ने कहा कि न्याय के साथ साथ नागरिकों के 3 वर्ग हों। नागरिकों के आदर्श राज्य में 3 वर्ग हों। बोले कौन कौन से वर्ग हों? बोले वही कौन से? बोले उत्पादक, जो उत्पादन करे, उत्पादन करे। और कौन? बोले सैनिक। बोले क्या करे? बोले रक्षा करे। बोले और शासक? बोले दार्शनिक शासक होगा, दार्शनिक शासक होगा, पूरे राज्य पर शासन करे, पूरे राज्य पर शासन करे, पूरे राज्य पर शासन करे मित्रों।
जो उत्पादन करे, रक्षा करे और जो पूरे राज्य पर शासन करे, ऐसे नागरिकों के 3 वर्ग स्थापित किए। किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने यह भी कहा कि नागरिकों के जो 3 वर्ग होंगे, उत्पादक वर्ग में क्या ज्यादा होना चाहिए? आप ही बता दो, अब तो आप ही बता दो, इतना पढ़ चुके हैं। बोलो उत्पादक वर्ग में क्या ज्यादा होना चाहिए? बोलो ना, लालसा ज्यादा होना चाहिए। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, कितनी बड़ी बात बताई है, मेरी तो आंखों में ही आंसू आ गए हैं। सैनिक वर्ग में क्या होना चाहिए? साहस। इस वर्ग में क्या होना चाहिए लाला? बुद्धि। व क्या होना चाहिए? बोले तर्क। ये होना चाहिए, साहस, बुद्धि, तर्क और लालसा, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। बात समझ रहे या नहीं समझ रहे? लालसा, साहस, बुद्धि व तर्क, इस आधार पर नागरिकों के 3 वर्ग। और वो क्या कहते हैं? आदर्श राज्य कैसा हो? बोले जहां स्त्री और पुरुष के मध्य समानता का व्यवहार हो। बहुत बढ़िया, वर्तमान में भी प्रासंगिक है। स्त्री व पुरुष के मध्य, पुरुष के मध्य कैसा व्यवहार हो? बोले समानता का व्यवहार हो, समानता का व्यवहार। स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं हो। प्लेटो कहते हैं जो विभेद है वो केवल शारीरिक विभेद है स्त्री और पुरुष में, और किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं है। इसलिए स्त्री पुरुष समानता के पक्ष धरे। और वो क्या कहते हैं? संपत्ति एवं परिवार का, ये बहुत बात कहते हैं, देखते हैं आप लोग समझने की कितनी कोशिश करेंगे। थोड़ी सी मूल प्रवृत्ति से, जो परंपरा है उससे हटके है। बोले क्या कहते हैं? बोले परिवार व संपत्ति एवं परिवार में साम्यवाद चाहते हैं। संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, ये उनके आदर्श राज्य की अंतिम बात। संपत्ति व परिवार का साम्यवाद। उनका मानना यह है कि शासक वर्ग को संपत्ति से मोह नहीं होना चाहिए। पहली बात, शासक वर्ग को संपत्ति से मोह नहीं होना चाहिए। मोह नहीं होना चाहिए शासक वर्ग को, संपत्ति से किसी भी तरह का कोई मोह नहीं। बोले मोह नहीं होगा तो लोभ नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो तृष्णा नहीं होगी, विलास की प्रवृत्ति नहीं होगी। सारे समस्याओं की मूल जड़ है क्या? मोह। ये साम्यवाद भी कहा था। और शासक वर्ग को क्या होना चाहिए? परिवार, व्यक्तिगत व पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। व्यक्तिगत व पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। व्यक्तिगत व पारिवारिक चिंताओं से शासक वर्ग को क्या होना चाहिए बेटा? मुक्त रहना चाहिए। बोले कोई मोह नहीं है। बोले किस किस से मोह नहीं होना चाहिए शासक वर्ग? कितनी बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं परिवार का मोह कब आता है? बताइए। जब आपकी पत्नी हो, जब आपके बच्चे हो तो मोह आ जाएगा। परिवार है, मेरा परिवार है, मैं का भाव आ जाएगा। जब मैं का भाव आएगा तो आपके अंदर विशिष्टता के गुण भी आ जाएंगे। बोले मैं प्रधानमंत्री का बेटा, मैं सब्जी वाले का बेटा, मैं कलेक्टर का बेटा, मैं पिताजी का पता ही नहीं, अनाथ हूं। इस तरह के भाव आएंगे। और जब परिवार आ जाएगा तो व्यक्तिगत चिंताएं भी आ जाएंगी, और व्यक्तिगत जब चिंताएं आ जाएंगी तो शासक वर्ग उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि शासक वर्ग को क्या होना चाहिए बेटा? शासक वर्ग को क्या होना चाहिए? शासक को स्त्रियों के मोह से भी दूर रहना चाहिए। स्त्रियों के मोह से भी दूर रहना चाहिए। स्त्रियों के मोह से भी दूर रहना चाहिए। स्त्रियों के प्रति भी मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बोले इसके लिए क्या करें? इसके लिए प्लेटो पता है क्या कहते हैं?
बोले व्यक्ति को विवाह करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा, हे आदरणीय प्लेटो जी, अगर व्यक्ति विवाह नहीं कर, कई लोग तो बेचारे टेंशन में होंगे, मोबाइल सामने होगा, मेरी क्लास हो रहा है, जब विवाह ही नहीं हो रहा है तो काय का पीएससी, काय का कलेक्टर, हट नहीं पढ़ रहे, सब कुछ विवाह के लिए। बोले व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों ने कहा जब विवाह नहीं करेगा तो संतति कैसे चलेगी, संसार आगे कैसे बढ़ेगा, पीढ़ियों की नई पीढ़ी का जन्म कैसे होगा। बोले संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करना आवश्यक नहीं। संतान उत्पन्न करो, विवाह क्या जरूरत है। बोले क्या कहा, बोले संतान उत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह क्या है बेटा, आवश्यक नहीं। बोले संतान आप उत्पन्न कर सकते हैं, विवाह करना आवश्यक नहीं है। इससे कहा, इससे फायदा क्या होगा, जब हम विवाह नहीं करेंगे, बिना विवाह के संतान उत्पन्न करेंगे तो क्या करेंगे। बोले सारे बच्चे हैं ना वो एक बाल गृह में रहना चाहिए, बच्चों के लिए अलग से भरण पोषण की व्यवस्था हो। इससे किसी भी बच्चे के अंदर यह भाव नहीं आएगा कि मैं फलाने का पुत्र हूं। सब लोग समानता के स्तर पर रहेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि प्लेटो का कितना अव्यवहारिक था, लेकिन वो समानता स्थापित करने की दिशा में। प्लेटो क्या कहते हैं कि परिवार से मैं का भाव आ जाता है। प्लेटो कहते हैं यदि परिवार होता है तो परिवार से किसका भाव आ जाता है बेटा, परिवार से मैं का भाव आ जाता है, मैं का भाव आता है, मैं का भाव आता है, मैं। और परिवार से जब मैं का भाव आ जाता है तो मैं का भाव क्या बढ़ाता है, बोले विषमता को पैदा करता है, विषमता को पैदा करता है। मैं का भाव किसको पैदा करता है बेटा, विषमता को पैदा करता है, इनइक्वलिटी को क्रिएट करता है। बोले मैं फलाना प्रधानमंत्री का पुत्र। बोले जब विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होंगे, सार्वजनिक देखभाल में रहेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना कि मैं किसका पुत्र हूं, सब लोग एक साथ रहेंगे। जब विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह से संतान उत्पत्ति होगी तो मैं का भाव नहीं आएगा, मैं का भाव नहीं आएगा। सब में समानता स्थापित हो जाएगी, सभी में समानता के भाव रहेंगे, समानता के भाव रहेंगे। इसलिए आप देखते हैं ना जो साम्यवादी कम्युनिस्ट देश हैं, साम्यवाद जहां स्थापित है, साम्यवादी शासन व्यवस्था है, वहां पे अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है तो पहली बात तो वहां निजी स्कूल नहीं होंगे, सब सरकार के ही होंगे, ड्रेस वही होगी, आपका जो लंच है, डिनर है, जो ब्रेकफास्ट है वो बच्चा वही करेगा जो सभी स्कूल के बच्चों के लिए क्या हो रहा है, सर्व हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को डोमिनो का पिज्जा दे रहे हैं क्योंकि आप पैसा वाले हो, जो पैसा वाला नहीं है वो रोटी भी नहीं दे पा रहा है बेचारा। और इन संतान की जो देखभाल है वो कहां होना चाहिए बेटा, सार्वजनिक देखभाल गृह में। संतान की जो देखभाल है, संतान की देखभाल कहां होना चाहिए, बोले सार्वजनिक देखभाल गृह में, सार्वजनिक गृह में होनी चाहिए, मैं का भाव नहीं आएगा। और जब तक वो कोई व्यक्ति स्त्री के मोह में है, परिवार के मोह में है, तो वो नैतिकता और संपत्ति का मोह रहेगा ही रहेगा उसको, और वो सद्गुणों से वंचित रहेगा, उसके अंदर वर्च्यू सद्गुण नहीं आ पाएंगे। प्लेटो ये मानते हैं, बोले परिवार के मोह से नैतिकता व सद्गुणों में कमी आएगी। बहुत बढ़िया, परिवार के मोह से नैतिकता व सद्गुणों में कमी आएगी। सद्गुणों में कमी आएगी, ऑब्वियस बात है। बोले परिवार के लिए कर रहा है, किसके लिए, बोले 100 करोड़, किसके लिए, पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय, परिवार के लिए तो संचय करता है व्यक्ति। और संचय के जब भाव रहेंगे तो अनैतिक होगा, सद्गुण कम होंगे उसके अंदर। तो प्लेटो का सिद्धांत क्या, आत्मिकता के आधार पर परिवार और संपत्ति का साम्यवाद स्थापित करते हैं। वो कहते हैं संतान उत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक नहीं है,
आप स्त्रियों के मोह में ना फंसे। शासक वर्ग दार्शनिक शासक वर्ग है। बच्चे पैदा करने के लिए विवाह करना जरूरी नहीं है। बच्चों की जो देखभाल है वो सार्वजनिक गृह में होनी चाहिए, जिससे मैं की भावना नहीं आएगी। और जब मैं की भावना नहीं आएगी, मैं नहीं आएगा, तो विषमता नहीं आएगी। सब लोगों के अंदर समानता के भाव विद्यमान होंगे और एक आदर्श राज्य की कल्पना साकार होगी। कई आलोचक प्लेटो को बोलते हैं कि आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वो कल्पना मात्र है प्लेटो की। लेकिन मित्रों, चिंतन करने की बात है, और कई पश्चिमी समाजों में इस तरह का समाज प्रचलन में भी है। लेकिन भारतीय समाज में वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है बताइए? वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप, इसी बात का एग्जांपल है, फिल्म आती है ना लुका छिपी, देखे हो? कार्तिक आर्यन जिसमें अभिनेता हैं, और कौन है? कृति सेन है, कौन है? वर्तमान में क्या है? वर्तमान संदर्भ में देखिए लिविंग रिलेशनशिप, और लिविंग रिलेशनशिप को भी सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना है, और जो उससे संतान उत्पन्न हो रही है उसको भी वैलिड माना है। हालांकि उतना भाव नहीं है कि उसकी सार्वजनिक देखभाल में बात होगी। वर्तमान में वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप, वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप, इस तरह की संकल्पना को क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो मानने की कोशिश ही कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा, और ये विवाह नहीं है, बेसिकली विवाह से पूर्व रहने का एक अभ्यास मात्र है। और इस अभ्यास में यदि संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसको वैध माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? कई लोग कह रहे हैं वाह अच्छा है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैलिड माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लिव इन में उत्पन्न संतान वैध होगी। लिव इन में उत्पन्न संतान क्या होगी बेटा? वैध होगी, वैलिड होगी, वैध है, वैलिड है। अर्थात प्लेटो की तो थोड़ी बहुत अवधारणा झलक तो आ रही है ना, परछाई मात्र तो आ रही है। तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत हैं। हम अगली कक्षा में प्लेटो के नैतिक विचारों को भी पढ़ने का कोशिश करेंगे और कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। आपके प्रश्न और सुझावों का सदैव स्वागत और आभार। धन्यवाद।